हाय फ्रेंड्स। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है उसमें हम लोग देखेंगे कथक शास्त्रीय नृत्य के बारे में, शैडलर आयोग, भारतीय चटनी समिति, ली आयोग और कुछ आर्टिकल दिए रहे होंगे। फिर वही जो दो तीन अपने वीडियो में चल रहा होगा पिछले वाले कुछ घाटियाँ हम लोग देख रहे होते हैं। छोटी सी क्लास होने वाली है, सारे के सारे फैक्ट हैं, सब हमको याद करने हैं। और इसके पहले के जितने भी हमारे वीडियो आए हैं उन सबको आप उम्मीद है कि नोट्स बनाए होंगे, लिख रहे होंगे। अगर नहीं लिखा है, आपने आज तक नोट्स नहीं बनाए हैं, तो उसको फिर से पढ़ें। ऐसा हो नहीं सकता कि आप एग्ज़ाम देने जाएं और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिले ना। तो जितने वीडियो हमारे आए हैं, लगभग 47-48 वीडियो हो चुके होंगे, ठीक है। उन सारे वीडियो को आप देख डालिएगा और रिवीजन करते रहिएगा बस, ठीक है। अभी तक के जितने भी फैक्ट हैं, अगर आप तैयार कर लिए हैं, तो अच्छा खासा आपकी जीएस पे पकड़ मजबूत हो जानी है। ये जो चीज़ है, जो फैक्ट की अपनी क्लास चल रही है ना, इसमें ये वही फैक्ट लाए जा रहे होते हैं जो आपके परीक्षा में आ रहे होते हैं और आप वो एग्ज़ाम किसी भी लेवल पे दे रहे होंगे। आप चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दीजिएगा, एनटीपीसी दीजिएगा, या आप पुलिस यूपीपी दीजिएगा, बिहार पुलिस दीजिएगा, एसआई दीजिएगा, आरओ दीजिएगा, पीसीएस दीजिएगा, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आइएगा, ज़्यादा क्लास जैसा कि अपनी लंबी नहीं हो रही होती है, आधे घंटे की लगभग क्लास हो रही होती है, उसी में सारी चीज़ें हम लोग लगभग 2 बार ख़त्म कर रहे होते हैं। तो थोड़ा-सा धैर्य बना के देखना है, चीज़ें इस तरीके से आप पढ़ें ना, पूरा जैसे डेडिकेट होना होता है। वीडियो के प्रति आप अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट कर दें, हाँ, नहीं आज हमको याद करना ही करना है। देखिएगा कैसे नहीं याद होता है। बस हम ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना पीछे की सारी चीज़ें छोड़ रहे होते हैं। उतावलापन हो रहा होता है कि कितना ज्ञान हम ले लें चारों तरफ से। अच्छी बात है, लेना भी चाहिए ज्ञान, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है, वो ज्ञान हमारे पास रहे स्थायी तौर पर, उसके लिए रिवीज़न सबसे बड़ी चीज़। और लगभग अगर कहा जाएगा 60 से 70% जो बच्चे हो रहे होते हैं, वो रिवीज़न की वजह से ही सिलेक्शन नहीं पा रहे होते। और आप भी गौर करिएगा, क्या आप वास्तव में रिवीज़न करते हैं? तो आवाज़ आ रही होगी, नहीं, जितना करना चाहिए उतना तो नहीं करते। थोड़ा बहुत कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग एकदम से नहीं करते होंगे, वो बस चीज़ें लिख रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर कोई नया फैक्ट मिला, लिख लिया, आगे बढ़ गए और उनको लग रहा होगा कि हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं होने वाली है आपकी। सिलेक्शन तो भूल ही जाइएगा अगर इसी इंटेंशन के साथ आप पढ़ रहे होते। आप पढ़ें कम, रिवीज़न ज़्यादा करें। जब रिवीज़न करेंगे ना, वो चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी और जैसे ही बार-बार आएँगी ना, तो एग्ज़ाम हॉल में भी वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, स्वतः मिल जानी है। आप परेशान मत होइएगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, आप नहीं याद कर पा रहे हो चीज़ें ना, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने सामने से आप गुज़ारें। ये आपको मतलब एक एक्सपीरियंस के तौर पे हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो चीज़ें आज पढ़ी, जो भी ये कथक, महाराज शास्त्री, सैडलर, छटनी, ये सब जो है ना, इनका रिवीज़न कर लीजिएगा और फिर एमसीक्यू दे दीजिएगा। एमसीक्यू किसी के भी डाल दीजिएगा आप, है ना? जीएसजी के एमसीक्यू, तो वहाँ पे क्वेश्चन देखना इनके मिलेंगे आपको। जब मिलेंगे तो आपका वो रिवीजन हो जाएगा। तो हमने पढ़ा, याद किया, फिर रिवीजन किया, उसके बाद जब वहाँ पे देख रहे होंगे ना, वो हमारी चीज़ें फिर से हमारे पास लौट के आ गई और अस्थायी तौर पर दिमाग में आपके सेफ हो जाएँगी। चलिएगा, खुद आप समझदार हैं बाकी, मन नहीं करता है रिवीजन करने का, मैक्सिमम लोगों का नहीं करता है, इसीलिए आपको समझा रहे हैं, आप करिए। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समझिएगा। आइएगा, कथक शास्त्रीय नृत्य के कलाकारों की बात करते हैं तो हमने देखा पहले हैं आपके बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज। ऐसा नहीं जितने यहाँ पे दिए गए बस इतने ही नाम हैं, और भी हैं, लेकिन खास खास हैं, लेके आए गए हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज और बिंदादीन। ठीक, चलिएगा, अगर साथ साथ याद करना है तो देखिएगा यहाँ पे एक बिरजू मिल रहे होंगे, तो एक बिंदादीन। बिरजू, बिंदादीन को एक साथ याद कर लीजिएगा। लच्छू और अच्छन को एक साथ याद कर लीजिएगा, कुछ तुकबंदी बन रही है। लच्छू और अच्छन, बचे कौन? सुखदेव। और कीवर्ड क्या मिल रहा है? महाराज। तो महाराज, मैक्सिमम महाराज जहाँ पे आ रहे होंगे, वो कहाँ पे आ रहे हैं आपके? वो आ रहे हैं कथक शास्त्रीय नृत्य में आ रहे होते हैं। बात फिर से समझिएगा हमारी, थोड़ा सा देखिएगा।
क्या कहना चाह रहे हैं हम? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था बिरजू महाराज, बिरजू के साथ बिंदादीन महाराज, फिर लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और सुखदेव। कंप्लीट हुए इधर के। आइएगा यहाँ पे, तो गोपी कृष्ण है, प्रभु का नाम है, तो नारायण भी है, और किसी भगवान के अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको प्रसाद मिलेगा मिलेगा। इसके बाद आइएगा मालविका सरकार। तीन नाम याद करने हैं, गोपी कृष्ण, गोपी कृष्ण, नारायण प्रसाद और मालविका सरकार। उम्मीद है ये भी तीन नाम आप अच्छे से याद कर लिए हों। उप इसके पहले अगर इस साइड में हम लोग देखते हैं, लगभग 5 से 6 नाम लिखे गए हैं। देख लेते हैं कितने नाम है जी। तो ठीक है, 5 नाम इधर लिखे गए होंगे और 3 नाम ये, तो 5 और 3 8 की कहानी खत्म। अब कहेंगे ये आठों एक बार फिर से देख लिए जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो आइएगा आठों फिर से देखते हैं हम। और बोर्ड पे मत देखिएगा, बस हमारी तरफ देखना है। मुस्कुराइएगा पहले, क्योंकि आपको याद हो रहा है। पहली बात, हम लोगों ने देखा था किसका नाम था भाई, नाम सबसे पहले आया था बिरजू महाराज, बिंदा दीन महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और सुखदेव महाराज। 5 कंप्लीट हुए। 3 की बात करते हैं तो गोपी कृष्ण, गोपी कृष्ण, नारायण प्रसाद और मालविका सरकार। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मालविका सरकार इसके पहले भी आया है, नाम ये आ चुका है, तो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मालविका सरकार। आइएगा, शोभना नारायण, सितारा देवी और चंद्रलेखा। तो चांद सितारा होता है ना, ये धरती चांद सितारे, है ना, गाना सुने होंगे आप। आगे पता नहीं क्या है, ठीक है, आएगा भी नहीं। सितारा देवी, चंद्रलेखा और शोभना नारायण। तो सोचना है तीन नामों में, देखो चांद सितारा होता है ना, हमेशा हम लोग चांद सितारा लाने की बात कर रहे होते हैं, सूर्य का नाम नहीं ले रहे, चांद सितारे तोड़ के ला रहे होते हैं। तो चांद सितारा एक साथ लेना है, तो चंद्रलेखा और सितारा देवी। इसके ऊपर कौन है? अच्छा, दोनों चांद और सितारा आप देखेंगे साथ साथ, तो क्या होगा जी, तब हमको शोभायमान हो रहा होगा वो चीज़, तो शोभा नारायण है, शोभना नारायण है, शोभना नारायण। तो आइएगा, 3 इधर से भी हो गए होंगे आपके, 8 3 11 नाम। इस तरीके से याद करने हैं, जैसे याद किए हैं उसी क्रम में फिर से एक बार याद करना है। अगर नहीं याद हुआ है ना, तो आंखें बंद करके बस बात सुनिएगा हमारी। नाम क्योंकि आप पढ़े हैं, और ऐसे करिएगा ना जैसे हम बोल रहे हैं, बस उसी तरीके से आप भी बोलते हैं, जैसे हमने याद करवाए वैसे ही हम नाम लेने वाले हैं, और उसी तरीके से आपको बोलना भी। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वैसे स्कैन करना है और बोलना साथ में। क्या भाई, आंखें बंद कर लेना है सबसे पहले और बोलने का प्रयास करिएगा। बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज। इसके बाद आएंगे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था गोपी कृष्ण, नारायण प्रसाद, मालविका सरकार। फिर सबसे ऊपर वहाँ पे चल रहे होंगे देखेंगे, तो शोभना नारायण, सितारा देवी और चंद्रलेखा। उम्मीद है कथक शास्त्रीय से संबंधित जितने भी कलाकार हैं, उनके नाम आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। इसके पहले भी हम आपको वीडियो में शास्त्रीय नृत्य किसको कहते हैं और लोक नृत्य क्या हो रहे होते हैं, अंतर बता चुके हैं। लोक नृत्य अगर कहा जाएगा ना, किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, स्पेशली कहा जाए ना, उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं हो रही होती है, उसको सभी के द्वारा और किया जा सकता है, सभी के द्वारा कोई भी नृत्य कर सकता है, ठीक है। लेकिन शास्त्रीय नृत्य जो हो रहे होते हैं ना, इसको करने के लिए अगर कहा जाए पर्टिकुलर, अगर इस बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य ना, तो इसके करने वाले कलाकार हो रहे होते हैं, निपुण व्यक्ति, इसमें पारंगत व्यक्ति ही इस नृत्य को कर सकता है। ठीक? मतलब इसके लिए ना आपके अंदर क्या होना चाहिए, इस नृत्य को करने की, इस डांस को करने की कला होनी चाहिए, इसको सबके बस की बात नहीं है। ये ऐसे हो रहे थे ना, कुछ लोगों, विशेष लोगों के द्वारा ही किए जा रहे होते हैं, आप देखेंगे। ठीक है, लोक नृत्य तो कोई भी है अपना, चलना है, नाचना है ना, भंगड़ा पाले आजा आजा करके, ठीक है, गाना। चलिएगा, आइएगा, सैडलर आयोग की बात करते हैं। इधर ऊपर की चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। सैडलर आयोग की बात करते हैं तो 1917, सैडलर आयोग जो आया था 1917 में आया था, शिक्षा से संबंधित है। अगर देखा जाए तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुए जो दोस्त थे उनकी जांच करने के लिए आया था, शिक्षा से संबंधित ही है, ठीक है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करने के लिए आया था, 1917 में आया है जी। और इसके बाद अगर हम लोग कहेंगे कि
अध्यक्ष कौन था? तो माइकल सेडलर। माइकल सेडलर रहेंगे इसके अध्यक्ष। और 1917 में आप जानते हैं वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुने होंगे, जो अधिनियम आया था। ठीक, तो 1917 जेम्स फोर्ड। हालांकि चीज़ें याद करना है, वो 1919 1909 वाली बात आपको याद हो आ रही होगी। ठीक है, जेम्स फोर्ड तो उसी के आसपास का सन है। तो माइक वायसराय कौन रहेंगे? जेम्स फोर्ड हैं। उद्देश्य बता दिया गया है। उम्मीद है माइकल सेडलर भी आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, और नहीं याद हुए हैं तो फिर से साथ में चलना, जैसे लिखा है स्कैन करिएगा। सबसे अच्छा तरीका याद करने का, स्कैन कर लो बस। क्या करना है जी? आइएगा। देखो लिखा था ना कि सेडलर आयोग लिखा है, 1917 लिखा है। और अध्यक्ष की बात करेंगे तो माइकल सेडलर हैं। वायसराय की बात करेंगे तो जेम्स फोर्ड हैं। और उसके बाद किस लिए आया है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के दोषों की जांच करने। भारतीय छटनी समिति की बात करते हैं, 1923 में आया है। भारतीय छटनी समिति क्या है? 1923 में आया है। लॉर्ड इंच कैप है, तो इनको याद करना पड़ेगा। कैप टोपी होता है, 1 इंच की टोपी पहने हैं, समझ लो लॉर्ड इंच कैप। रीडिंग होंगे इसके वायसराय। इसके वायसराय कौन होंगे जी? रीडिंग हो रहे होंगे। और उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो शिक्षा संबंधी विचार हेतु आया था। भारतीय छटनी समिति की बात करते हैं तो 1923। भारतीय छटनी समिति की बात करते हैं 1923। अध्यक्ष की बात करेंगे तो लॉर्ड इंच कैप। इसके बाद अगर हम लोग वायसराय देख रहे होंगे तो रीडिंग आ रहे होंगे। वायसराय कौन है? रीडिंग है। और किस लिए आया था? उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा संबंधी विचार हेतु आया था ये। ठीक है, आइएगा ली आयोग की बात करते हैं। आज हम लोग 3 आयोग देख रहे होंगे। एक देखा था सेडलर 1917 में। फिर 1923 में हम लोग 1923 में हम लोगों ने देखा है भारतीय छटनी समिति को। और इसके बाद 1924 में हम लोग देख रहे होंगे ली आयोग को। 1924 में हम लोग देख रहे हैं ली आयोग। तो आइएगा ली आयोग के बारे में देखते हैं। तो अगर कहा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा किस सन में आया था ली आयोग? ली आयोग 1924। याद कैसे करना है ना, दिमाग को बस अपने आप 1924 एक अंक दीजिएगा, 1924 और कहिएगा ली आयोग है। आंखें बंद करके बोलना 1924 ली आयोग। पे हाथ रख के बोल रहे हैं ना, 1924 ली। इसके बाद अगर हम लोग कहेंगे कि वायसराय कौन हुआ करता था, तो रीडिंग। देख रहे हैं सन आसपास है ना, तो रीडिंग। उद्देश्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, उसकी अनुशंसा, उसकी सिफारिश की गई थी कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। तो आप जानते हैं, जैसे आप अपने यहाँ देखते हैं भारत में क्या होता है, एक संघ लोक सेवा आयोग हो रहा होता है, एक राज्य लोक सेवा आयोग कह सकते हैं आप। तो सभी राज्यों में क्या होते हैं, लोक सेवा आयोग चल रहे होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, बिहार लोक सेवा आयोग होगा, सबका अपना अपना लोक सेवा आयोग है। जिसके द्वारा आप जानते हैं भारत के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिनका चयन किया जाता है परीक्षा के माध्यम से। ऐसे संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय सरकार के रूप में, अगर केंद्रीय लेवल पर कहा जाए, वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही थी। जहाँ पे आप देखते होंगे IAS PCS ये सब एग्जाम वहाँ पे कराए जा रहे होते हैं। यूपीएससी जिसको बोलते हैं, यूपीएससी के माध्यम से इनके एग्जाम कराए जा रहे होते हैं। और PCS के एग्जाम आप देखते हैं हो रहे होते हैं किसके द्वारा? ये लोक सेवा आयोग के द्वारा। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करने की बात हो रही है। ठीक है, तो उसी रूप में लोक सेवा आयोग हम लोगों ने देखा, 2 रूप हम लोग देख सकते हैं, एक क्या संघ लोक सेवा आयोग, और एक क्या है राज्य लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग की बात की जा रही होती है, उसके गठन की अनुशंसा सिफारिश की जा रही है। और जिसके आधार पे ध्यान देना ना, 1924 में आया तो 1926 में गठन कर दिया जाना है। लोक सेवा आयोग का गठन अगर पूछा जाएगा कब किया गया, तो 1926 में किया गया। लेकिन अगर पूछा जाएगा अनुशंसा सिफारिश कब की गई, तो 24 याद करिए। इसके बाद पूछा जाएगा कि जब कई सिफारिश की गई थी उस समय वायसराय कौन था, तो रीडिंग। अध्यक्ष कौन है? तो ली आयोग है ना, वो लॉर्ड ली नाम से इनके रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इंच कैप का नाम याद करना है बस। अब आइएगा, अगर ओवरऑल इस पूरे की बात करते हैं, देखो आधे घंटे में हम सारी चीज़ें खत्म कर रहे होते हैं, हम लोग उसको 2 से 3 बार भी देख ले रहे होते हैं। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्या शास्त्रीय नृत्य हुआ करता था, वहाँ पे हम लोगों ने नाम देखा था बिरजू महाराज। बिरजू महाराज के बाद बिंदादीन महाराज, फिर लच्छू महाराज, फिर अच्छन महाराज, फिर सुखदेव महाराज। इसके बाद हम लोग इधर साइड में आए थे ना, तो वहाँ पे हम लोगों ने
देखा था आए थे कौन, देखो एक तो था भाई नारायण प्रसाद करके थे, ठीक है। नारायण जब जाएंगे वहाँ पे तो आपको प्रसाद मिलना ही मिलना है, ठीक है। और इसके बाद मालविका सरकार को हम लोगों ने देखा था। और सबसे ऊपर एक नाम है, थोड़ा सा दिमाग यार, गोपी कृष्ण, प्रभु जी का नाम है, भूल रहे थे, गोपी कृष्ण। तो गोपी कृष्ण हो गए, इसके बाद नारायण प्रसाद हो गए, और तीसरे नंबर पे आपके आ रहे होते हैं क्या, चलिएगा सबसे ऊपर वहाँ पे आ गए थे आपके गोपी कृष्ण, हम लोगों ने देखा था। नारायण प्रसाद को हम लोगों ने देख लिया था। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था किसको, नारायण प्रसाद हो गए थे, गोपी कृष्ण हो गए थे, मालविका सरकार हो गई थी। इधर आए थे हम लोग साइड में, तो शोभना, आपको नारायण याद होंगी, शोभना नारायण। इसके बाद चाँद सितारों की बात की गई थी, तो सितारा देवी थी और चंद्रलेखा थी। उम्मीद है चीज़ें याद हो गई होंगी अच्छे से। जहाँ पे थोड़ा सा नाम एक बार था, वो प्रभु जी का नाम थोड़ा सा अटका था ना, फिर से उसको देख लीजिएगा, गोपी कृष्ण नाम है। उसके बाद है हम लोगों ने देखा था नारायण प्रसाद को, और फिर मालविका सरकार को देखा है। फिर शोभना है नारायण, और इसके बाद हैं आपके सितारा देवी, और लास्ट हम लोग देखे थे किसको भैया, सितारा देवी के बाद चंद्रलेखा। पूरी बात हो गई होगी। नीचे हम लोग आए थे तो 1917 की बात आई थी, सैडलर आयोग आया था, माइकल सैडलर अध्यक्ष थे। वायसराय की बात अगर करेंगे तो जेम्स फोर्ड थे। किससे संबंधित था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के दोषों की जांच करने हेतु आया था। फिर हम लोगों ने देखा था अगला, जो अगर कहा जाएगा ली आया तो भाई आया था किसमें भैया, तो 1924 में आया था। 1923 हम लोगों ने देखा था, ठीक है। 1923 शिक्षा, अगर पूछा जाएगा 23 में वायसराय कौन है, तो आप बता रहे होंगे रीडिंग को। वायसराय कौन, रीडिंग। और अगर अध्यक्ष पूछा जा रहा होगा तो आप नाम बता रहे होंगे इंच कैप, लॉर्ड इंच कैप नाम याद आ रहा होगा। भारतीय छटनी समिति नाम हुआ करता था 1923 में, भारतीय छटनी समिति 1923। अध्यक्ष की अगर आप बात करेंगे तो लॉर्ड इंच कैप थे। वायसराय आपके रीडिंग रहेंगे। और किससे संबंधित था, तो शिक्षा संबंधी विचार हेतु आया था। फिर लास्ट लोगों ने देखा था ली आयोग, जो कि 1924 में आया था, जिसके आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाता है। यहाँ पे अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो लॉर्ड ली हैं, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि वायसराय कौन थे, तो वही रीडिंग। तो सारी बातें इधर आपकी हो चुकी होंगी। अब आइएगा थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड चलते हैं, और यहाँ पे जो बातें दी गई हैं उनको याद कराने का प्रयास किया जाएगा। आर्टिकल 213 आप देख रहे होते हैं। अच्छा, इसके पहले हम आर्टिकल आपको 123 याद करवा चुके हैं, और वहाँ पर भी शायद इस बात की चर्चा हमने की थी कि 123 जैसे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, वैसे ही अगर कहा जाएगा राज्यों में राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 213 के तहत। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को ये शक्ति प्रदान है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ध्यान देना, जैसे जब राज्य मंडलों में अगर कहा जाए वहाँ पे सदन नहीं चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा है, तो उस समय क्या होगा, राज्यपाल क्या करेगा, अपने अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग करेगा। ठीक। क्यों इसको लाया जा रहा होता है अध्यादेश को, समझिएगा। जैसे अगर कोई विधेयक, कोई बिल हम लेके आ रहे होते हैं, तो उसको विधेयक से अधिनियम बनने के लिए राज्यपाल की सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। पहले उसको सदन से गुजरना पड़ रहा होता है, इसके बाद तब जाके राज्यपाल, और केंद्र में कहा जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है, तब वो लागू मान लिया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सत्र चल नहीं रहा है, इसलिए जो आपका बिल होगा, जो आपका विधेयक है, वो एक तरीके से अगर पूछा जाए, कहा जाए, तो वो सत्र तो चल नहीं रहा है, विधानसभा, विधानमंडल, ये सब तो परिषद ये तो बैठी नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, जब दोनों सत्र नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना, तो विधान परिषद है और ना ही आपका विधान सभा, कोई सत्र नहीं चल रहा है, तो उस समय क्या कर सकते हैं, उस समय ध्यान देना, राज्यपाल अपने इस विशेष पावर का यूज करता है और अध्यादेश जारी करता है। तो आर्टिकल 213 में कहा गया है कि इसके बारे में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात की गई है। 213 में आप देखेंगे एक अंक है 213, ऐसे वहाँ पे चलिएगा राष्ट्रपति वाले, वहाँ पे होगा 123, वहाँ पर भी आपको 1 2 3 क्रम में दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके से दिमाग में रखना तो याद रहेंगी चीज़।
इसके बाद दूसरा हम लोग देख रहे होंगे आर्टिकल 214 लिखा गया हो, और इसके पहले हम लोग ध्यान देना 124 याद करके आ रहे हैं, ठीक अंक वही हैं, बस क्रम बदला गया है। 124 हम लोगों ने देखा था कि एक क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की बात की गठन की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कही गई थी कहाँ पर, 124 में। तो यहाँ पर राज्यों में जो हाई कोर्ट हो रहे होते हैं उनके गठन की बात की जाएगी एक 214। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, समझ पा रहे हैं ना। 213 और 214 याद करा दिया गया है आपको अच्छे से। चलिएगा, दो या दो से अधिक राज्यों की अगर बात करते हैं ना तो एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय है। अगली बात करते हैं 226 की। आर्टिकल 226 में क्या कहा गया है भैया, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, प्रवर्तन का मतलब होता है लागू करना, लागू करवाने के लिए, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख या रिट जारी करने की शक्ति। अच्छा, रिट जारी जो होती है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, कौन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा रिट जारी की जा रही होती है। इसमें आप देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण था, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है ना, उत्प्रेक्षा है, ऐसे तमाम 5 प्रकार की आपकी रिटें आ रही होती है। तो उन जो ये मूल अधिकारों के प्रवर्तन मतलब लागू करने के लिए रिटें जारी कर रहा होता है 5 प्रकार की, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो किस आर्टिकल के तहत उसको अधिकार प्राप्त है, 32 के तहत। ऐसे ही हाई कोर्ट को किसके जरिए प्राप्त है, हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत प्राप्त है, आर्टिकल 226 के तहत। कभी जब हम लोग क्वालिटी पढ़ेंगे ना विस्तार से, डिटेल में एकदम एक एक चैप्टर करके, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ को बहुत डीपली तरीके से समझाया जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको अच्छे से समझ जा रहे होंगे। सारी चीज़ें वहाँ पे जो आपकी रीट है उनके बारे में भी बारी बारी से चर्चा की जाएगी। और फिर आर्टिकल 32 मतलब क्या होते हैं आपके कानूनी अधिकार, क्या होते हैं आपके संवैधानिक अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार को क्यों इन सब चीज़ों से अलग समझा जा रहा होता है, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार और आपके कानूनी अधिकार में क्या अंतर हो रहा होता है। जैसे संपत्ति का अधिकार आप देख रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार, है ना, क्या वो संवैधानिक अधिकार है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ना जब डिटेल में अपनी क्लास चलेगी वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक। अभी के लिए आपको बस जो चीज़ें दी जा रही हैं उसको याद करते चलें आराम से, क्योंकि सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, बस याद करवाना है। यहाँ पे बस फैक्ट और फैक्ट की बात की जाएगी। 226 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख या रिट जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 233 की बात करते हैं, तो जो जिला न्यायालय न्यायाधीश लिखा है, जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ऐसे कह लीजिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। लेकिन ध्यान देना, किसकी, किससे अनुमति ली जा रही होगी या किसकी अनुशंसा जरूरी है, सिफारिश नहीं, मतलब किसकी विचार किससे लिया जाए, किससे सुझाव लिया जाएगा, तो हाई कोर्ट के परामर्श से की जाएगी। आइएगा फिर से देखिए, 233 हम कह रहे हैं, 233 में कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट के परामर्श से की जाएगी। बात समझ गए ना। चलो, आर्टिकल 235 की बात करते हैं। आज देखिएगा हम लोग 213, 214, 226, 233, अब 235 देख रहे हैं कि हाई कोर्ट का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। आप जानते हैं अपने यहाँ अगर न्यायालयों की बात करते हैं तो सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो रहे होते हैं, है ये अधीनस्थ न्यायालय कहा जाएगा। हाई कोर्ट के अधीनस्थ जितने भी न्यायालय आ रहे होते हैं उन पर नियंत्रण किसका रहेगा, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। उम्मीद है सारी चीज़ें आप अच्छे से याद कर ली। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने एक बार देखा था, एक चीज़ खत्म हुई थी, एक टॉपिक अपना खत्म हुआ, तो दूसरे पे हम लोगों ने उसका रिवीजन किया, उसके बाद आगे बढ़े। चलिएगा फिर से एक बार देखते हैं, 213 आर्टिकल की बात करेंगे। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में देखा था। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश शक्ति हम लोग देख लिए थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था 214, जहाँ पर ये बताया गया था कि हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है, ठीक
है, जैसे 124 में बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात। फिर हम लोगों ने देखा 224 के बाद 214 के बाद अपना 226 आ गया था, जहाँ पर ये बताया गया कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, उसको लागू करवाने के लिए जो हाई कोर्ट हो रहे होते हैं वो रिट जारी कर सकते हैं। 233 में हम लोगों ने देखा कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और किसके परामर्श से करेगा? हाई कोर्ट के परामर्श से करेगा। ठीक। इसके बाद हम लोगों ने देखा लास्ट में 235 आया था, वहाँ पे ये बताया गया कि हाई कोर्ट का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। सारी चीज़ें क्लियर हैं। आइएगा एक बार फिर से क्या, अब आगे चलते हैं, सोर घाटी की बात करते हैं। 3 घाटियाँ आज हमको पढ़नी हैं। सोर घाटी कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है, आराम से याद कर लीजिएगा, पिथौरागढ़ है। पत्थर पत्थर टकराएंगे तो शोर होगा ही होगा, याद कर लेना, पिथौरागढ़ में स्थित है। धर्मा घाटी की बात करते हैं तो इसका निर्माण कहा जाएगा, देख धर्मा गंगा नामक नदी होती है उसके द्वारा हो रहा होता है। आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत टाइम नहीं खराब होगा इसमें आपका। डोंग घाटी की बात करते हैं तो भारत में जो सूर्योदय होता है सबसे पहले यहीं पे होता है। कहाँ पे भैया? अगर कहा जाएगा डोंग घाटी में। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है डोंग घाटी है कहाँ पे, इसके पहले पढ़ाया जा चुका है। डोंग घाटी कौन से राज्य में स्थित है? हालांकि यहाँ इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कहाँ पे है फिलहाल, है ना? कुछ तो बात होगी, है ना? दिक्कत भी हो सकती है, देखते हैं कितने लोग कर पा रहे होते हैं। ठीक है, डोंग घाटी कितने लोग बहकावे में आ रहे होते हैं और कितने लोग सही सही बता रहे होते हैं, कितने लोग को पता है डोंग घाटी वास्तव में है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले अगर कहा जाएगा कहाँ होता है, ये आपको बताना है। चलो, इसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा देखते हैं इसको, है ना, मिटा के, कि कितना चीज़ें हम, कितने फैक्ट ऐसे हैं जो हम लोगों ने अच्छे से याद कर लिए। ठीक, तो आइएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना? स्क्रीनशॉट ले लिया करो शुरू में ही। याद रहे, कभी उसको रिवीजन करना होगा तो आराम से बस अपना स्क्रीनशॉट उठाइए और डालिएगा। सारे फैक्ट आपको कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में देखने को, फिर इसमें और भी चीज़ें ऐड करने का प्रयास करेंगे, है ना? ठीक है, शुरू करते हैं। तो भाई, ली आयोग की बात करते हैं तो 1924 आपको पता होगा, भारतीय छटनी समिति 1923 याद किए थे, सैडलर आला 1917 में याद किए होंगे। उद्देश्य क्या था? कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करने के लिए था। वायसराय की अगर बात करेंगे तो चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो माइकल सैडलर हुआ करते थे। आर्टिकल 235 में हम लोगों ने क्या देखा था जी, दिमाग चलाइएगा अपना, जहाँ पर यह बताया गया था कि हाई कोर्ट के नियंत्रण में अधीनस्थ न्यायालय रहेंगे भाई। 226 में ये बताया गया था कि हाई कोर्ट क्या करेगी? मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकती है। धर्मा घाटी की बात करते हैं तो एक धर्मा गंगा नामक नदी थी, उसी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा होता है इस घाटी का। डोंग घाटी की बात करते हैं तो सबसे पहले सूर्योदय भारत में यहीं पे हो रहा होता है। कथक शास्त्रीय नृत्य के कलाकार, ध्यान देना, हम लोगों ने यहाँ पे 5 देखे थे, यहाँ पे 3 देखे थे और यहाँ पर भी 3 देखे थे। तो जैसे स्कैन किए हैं तो सबसे पहले 3 यहाँ वाले आप बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने देखा था शोभना नारायण को पहला, शोभना नारायण, सितारा देवी, चंद्रलेखा। आइएगा, शोर घाटी की बात है, हमने कैसे याद करवाया था? हमने कहा था पत्थर पत्थर टकराएंगे तो आवाज़ शोर होगा ही होगा, पिथौरागढ़ जिले में स्थित। ठीक है, शोर घाटी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 213, 213 में अगर कहेंगे तो यहाँ पे ये बताया गया था राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 214 में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये राज्यों के लिए क्या होंगे, एक हाई कोर्ट के गठन की बात की गई थी। ठीक, अब आइएगा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भारतीय छटनी की, अगर समिति की बात करते हैं तो अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप लॉर्ड इंच कैप को बता रहे होंगे। वायसराय की बात करेंगे तो रीडिंग हुआ करते थे और उद्देश्य था शिक्षा संबंधी सुझाव से हेतु।
ली आयोग की बात करते हैं तो अध्यक्ष थे इसके लॉर्ड ली। वायसराय की बात करते हैं तो वही अगेन रीडिंग। और उद्देश्य की बात करेंगे तो लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा सिफारिश की गई थी। यहाँ पे पांचों नाम बताने, सबसे पहले बिरजू महाराज, फिर बिंदादीन महाराज, फिर लच्छू महाराज, फिर अच्छन महाराज, फिर सुखदेव महाराज। इसके बाद तीन नाम यहाँ पे भी खत्म कर दो, आगे फिर चलेंगे। तीन नामों की बात करते हैं तो सबसे पहले गोपी कृष्ण, इसके बाद नारायण प्रसाद और फिर मालविका सरकार। उम्मीद है सारी चीजें हो गई हैं। अच्छा, एक बच रहा होगा, आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 क्या कहता है? जो जिला न्यायाधीश हो रहे होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट के परामर्श से। उम्मीद है ये सारी क्लास, सारे जो होंगे फैक्ट आपको अच्छे से याद हुए होंगे। नहीं याद हुए होंगे तो फिर से देखिएगा। स्क्रीनशॉट लिए हैं तो बस स्क्रीनशॉट को ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चीज़ें ऐसे सपोर्ट देते रहिएगा, आप देखते रहिएगा वीडियो को। जितना आपसे हो सकता है इसको अपने दोस्तों, साथियों, है ना, मित्रों के पास शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट करें अच्छे अच्छे। ठीक है, मोटिवेशन मिलता रहेगा। अच्छा लगता है पढ़ के आपके कमेंट। और कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा। ठीक है, ताकि अपनी तरफ से धीरे धीरे चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। और वीडियो को थोड़ा सा और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।